हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम 14th चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम समझेंगे प्रोटेक्शंस ऑफ द स्टेट्स इंटरेस्ट। स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो टॉपिक है प्रोटेक्शंस ऑफ द स्टेट्स इंटरेस्ट, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल मैटर है तो उसमें जो भी टैक्स या फिर जो भी फाइनेंशियल बिल्स हैं, जब उनको पार्लियामेंट में पास किया जाता है तो उस टाइम पर जो स्टेट का जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट रखा जा सके, उसका भी ध्यान रखा जा सके। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न्स किए गए हैं जो कि किसी भी स्टेट्स के फाइनेंशियल मैटर में उसके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविज़न बनाए गए हैं कि अगर पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करना चाहता है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जो कि वित्त से रिलेटेड है, तो उसमें अगर उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाना है तो उससे पहले पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस उसमें लेनी होगी। स्टूडेंट, जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन है उसको लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी फाइनेंशियल बिल को पास करने से पहले, किसी भी फाइनेंशियल बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट को माना जाता है कि वो हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट हैं और वो एक क्या हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। और वो जब प्रेसिडेंट का वैसे जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन उसमें भी जो स्टेट लेजिस्लेचर होती हैं और जो हमारी राज्यसभा होती है और जो हमारी लोकसभा होती है। अगर स्टूडेंट इसमें से हम लोकसभा को छोड़ भी दें, क्योंकि लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऑल ओवर इंडिया से होता है, लेकिन अगर जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में जो भी मेंबर्स आते हैं वो बेसिकली क्या हैं, अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में देते हैं। तो स्टूडेंट, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ हैं, तो स्टूडेंट इसमें ये कहा जाता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, जो कि हर स्टेट से अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अगर सेंटर किसी भी बिल को पास करता है पार्लियामेंट में, सेंटर के अपने इंटरेस्ट को ध्यान में ही रखकर अगर कोई बिल पास किया जाता है और उस टाइम पर उस फाइनेंशियल बिल को पास करते टाइम अगर किसी भी स्टेट के अगर जो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं उनका अगर हनन होता है या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट को कोई भी लॉस होता है तो प्रेसिडेंट ऐसे बिल को पास नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को एक इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष अथॉरिटी माना जाता है कि वो किसी भी स्टेट को क्या उसके जो भी फाइनेंशियल जो उसके इंटरेस्ट हैं उनका वायलेशन सेंटर के द्वारा नहीं होने देंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि अगर पार्लियामेंट के थ्रू जो सेंटर गवर्नमेंट है या जो हमारी सेंटर है, अगर वो किसी भी ऐसे बिल को पास करना चाहती है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जो कि वित्त से रिलेटेड है, और उस पर अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के जो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं अगर उनको लॉस होता है तो प्रेसिडेंट वहाँ पर उस बिल को पास नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को माना जाएगा कि वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं और वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सेंटर के प्रति नहीं बनती है बल्कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट के प्रति उनकी समान रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए किसी भी बिल को पार्लियामेंट में पास करने से पहले ये कंपलसरी माना जाता है कि उस बिल को पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए, उसके बाद ही वो बिल पास किया जाएगा। और स्टूडेंट,
ऐसे जिसमें कि हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा बिल है जो कि किसी टैक्स या ड्यूटी से रिलेटेड है, जिसमें कि किसी भी स्टेट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो स्टूडेंट ऐसे मैटर्स पर ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जिन पर कि अगर पार्लियामेंट अपने किसी भी बिल का इंट्रोडक्शन करना चाहती है, उस पर उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी होगी। तो स्टूडेंट इसमें पहले प्रकार के ऐसे बिल आते हैं जो कि किसी भी जो स्टेट से रिलेटेड हों, किसी भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी टैक्स या ड्यूटी से रिलेटेड हो, किसी भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी टैक्स या ड्यूटी हो। तो स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि यहाँ पर जो टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड, इस टर्म को समझेंगे कि अभी हमने कहा कि ऐसी कोई भी ड्यूटी या ऐसा कोई भी टैक्स जिस पर स्टेट का इंटरेस्ट हो। तो इस चीज़ को समझेंगे कि ऐसा कौन सा टैक्स है या हम ऐसी कौन सी ड्यूटी की बात कर रहे हैं जिसमें कि स्टेट का इंटरेस्ट है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए पहले उस बिल को प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन है उसके थ्रू ही पास होना होगा। तो स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी ड्यूटी जो कि स्टेट को असाइन किया गया हो या कोई भी ऐसा टैक्स जिसका इम्पोजिशन, जिसका कलेक्शन या जिसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट को असाइन किया गया हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उस टैक्स या उस ड्यूटी को माना जाएगा कि ये स्टेट के इंटरेस्टेड फाइनेंशियल मैटर में आता है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी बिल पास होना है तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि ऐसा कोई भी टैक्स या ड्यूटी का कोई भी पार्ट या फिर कोई भी ऐसा टैक्स जो कि किसी स्टेट को असाइन किया गया हो। स्टूडेंट यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मीन्स बेसिकली ये होता है कि किसी भी टैक्स को अगर किसी भी स्टेट के द्वारा या किसी के भी द्वारा अगर कलेक्ट किया जाता है, तो उस अमाउंट में से अगर जो भी उस टैक्स के मैनेजमेंट में जो भी खर्चा लगता है, जैसे मान लीजिए जो टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाता है, डिजिटल जो भी वहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं जो कि टैक्स की सारी कैलकुलेशन की जाती है, जिनके थ्रू सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये सब जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, अगर मान लीजिए टोटल जितना भी टैक्स का जो वहाँ पर जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से अगर क्या है जो भी ये खर्चे हैं जो कि मेंटेनेंस में लगते हैं, चाहे वो वहाँ पर जो भी स्टाफ रखा गया है जो कि टैक्स से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस है, जैसे डिजिटल जो भी डिवाइसेस हैं, वहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं जो कि उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो नेट प्रोसीड है उसका होगा कि वो जो टैक्स या जो वो ड्यूटी कलेक्ट की गई है उसमें से जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो वो अमाउंट कहलाता है नेट प्रोसीड। उसके बाद जो स्टेट को मिलता है या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स फाइनली मिलता है, नेट टैक्स मिलता है, उसको कहा जाता है नेट प्रोसीड। स्टूडेंट इसमें मान लीजिए कि जैसे कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी टैक्स जितना आता है उसमें से जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, मींस कि मान लीजिए वहाँ पर जैसे स्टाफ रखा गया है तो उस स्टाफ को भी सैलरी देनी होगी, जो भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगेगा। तो अगर उन सब कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, इसको कहा गया है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो टोटल जो उसके बाद जो नेट पैसा बचता है टैक्स के रूप में, जिसमें से कि हमने जो कलेक्शन की जो कॉस्ट थी, जिसमें से जो भी मेंटेनेंस में कॉस्ट आ रही थी, उसको अगर माइनस कर देंगे जितना कलेक्शन हुआ है तो वो कहलाएगा उसका नेट प्रोसीड्स, जो कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बचा हुआ पैसा मिलता है, जबकि जितना टोटल कलेक्शन हुआ था उसमें से जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है उसको माइनस करने के बाद तो जो नेट पैसा मिलता है उसको यहाँ पर कहा गया है नेट प्रोसीड।
और स्टूडेंट, अगर हम नेट प्रोसीड की ही बात करते हैं तो किसी भी टैक्स का जो नेट प्रोसीड है या फिर किसी भी ड्यूटी का जो नेट प्रोसीड है किसी भी एरिया में, उसका जो सर्टिफिकेशन किया जाता है, उसका जो ऑथराइजेशन किया जाता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है, जिसे कि हम कैग कहते हैं। और स्टूडेंट, किसी भी टैक्स या ड्यूटी का जो नेट प्रोसीड्स है उसमें जो भी सर्टिफिकेशन है, जो कैग का सर्टिफिकेशन किया जाता है और जो भी कैग के द्वारा उसमें उस टैक्स का जो भी अमाउंट कैलकुलेट करके जो असर्टेन किया जाता है उसको ही फाइनल माना जाता है। उसको ही क्या है, जो कैग का जो भी उसमें जो भी सर्टिफाइड क्राइटेरिया होगा या कैग के द्वारा उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा नेट प्रोसीड्स में टैक्स या ड्यूटी के, जितना भी अमाउंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा मेंशन किया जाएगा वही फाइनल सर्टिफिकेट कहलाता है। तो स्टूडेंट, जो भी कैग अगर कह दे किसी भी नेट प्रोसीड के बारे में, जितना भी अमाउंट या जितना भी जो फर्दर कलेक्शन के बात आता है तो उसको ही ऑथोराइज माना जाता है और कैग का जो भी सर्टिफिकेट है उसको ही फाइनल माना जाता है। तो स्टूडेंट, ये तो हमने समझा कि जो नेट प्रोसीड का जो टर्म था किसी भी टैक्स से रिलेटेड, उसका मीन्स क्या है। उसका मीन्स ये है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से जो भी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, जैसे कि मेंटेनेंस में उसके लिए जैसे जो भी डिजिटल कंप्यूटर्स वहाँ पर लगाए गए हैं जिनमें कि टैक्स की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए जिन वर्कर्स को रखा गया है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर बनाया गया है, उसकी जो भी सैलरीज़ वगैरह देनी है, तो उसमें से जो भी ये जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो लास्ट में उस स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस टैक्स के थ्रू जो पैसा पहुंचता है उसे कहा जाता है नेट प्रोसीड्स। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे कि जो अगर हम कोई भी स्टेट के फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात करते हैं किसी भी टैक्स या ड्यूटी से, तो उसमें कोई भी ऐसा टैक्स या ऐसी ड्यूटी आती है जो कि स्टेट को असाइन किया गया हो। और स्टूडेंट, इसमें दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि कोई भी ऐसा टैक्स या कोई भी ऐसी ड्यूटी का नेट प्रोसीड जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी भी स्टेट को प्रोवाइड कराया गया हो, ऐसी टैक्स या ड्यूटी के जो नेट प्रोसीड्स हैं, ऐसी जो टैक्स या ड्यूटी है वो भी क्या कहलाएगी, वो भी स्टेट्स के फाइनेंशियल इंटरेस्ट में उसको काउंट किया जाएगा। और ऐसे किसी भी मैटर पर, ऐसे किसी भी फाइनेंशियल मैटर पर पार्लियामेंट में अगर किसी भी बिल को पास करना होगा तो उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन को मैंडेटरी माना जाएगा। स्टूडेंट, इसके साथ ही नेक्स्ट ये कहा गया है कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड कोई भी बिल पास किया जाना है या फिर एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न पार्लियामेंट के द्वारा किया जाना है तो वहाँ पर जो भी अगर चेंजेस किए जाएंगे तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी होगी। बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड कोई भी जो इनकम टैक्स है उसमें किसी भी प्रकार का इंक्लूजन या उसमें किसी भी प्रकार का डिक्रीमेंट नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट, बेसिकली जो एग्रीकल्चरल इनकम है इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो भी एग्रीकल्चरल इनकम है उस पर इनकम टैक्स को लेवी करने की जो अथॉरिटी है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। यानी एग्रीकल्चरल इनकम पर जो भी इनकम टैक्स को एप्लीकेबल करने का जो राइट है और जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स है उसको लेवी करने का जो राइट है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के द्वारा एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में कोई भी चेंज किया जाना है या एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड किसी भी प्रकार के इनकम टैक्स के जो भी उसमें पॉइंट्स हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, अगर किसी भी प्रकार के किसी भी प्रोविज़न में कोई चेंज करना है तो उसमें
प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के एग्रीकल्चरल इनकम में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट बेसिकली हम एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड टैक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल इनकम पर जो भी इनकम टैक्स लगाने का जो राइट होता है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चरल इनकम में किसी भी प्रकार के लॉ को बनाने का राइट नहीं दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड कोई भी लॉ का फॉर्मेशन किया जाना है या फिर एग्रीकल्चरल इनकम में अगर किसी भी प्रकार के टैक्स का एप्लीकेशन किया जाना है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर एग्रीकल्चरल इनकम में कोई भी चेंजेस किए जाने हैं उससे रिलेटेड इनकम टैक्स के एप्लीकेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड जो भी इनकम टैक्स है उसके कलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी चेंज किया जाना है तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी होगी। साथ ही स्टूडेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंटर के द्वारा किसी भी स्टेट को जो भी मनी है, जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ग्रांट्स के रूप में दिया जाता हो या फिर जो भी मनी का जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट बताया गया है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा बिल पास करती है, हमारी पार्लियामेंट में कोई भी ऐसा बिल पास किया जाता है या कोई भी ऐसा बिल लाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें कि वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसको अफेक्ट किया जाता है या उसको चेंज किया जाता है कि अगर कोई भी ऐसा प्रिंसिपल है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी फाइनेंस है, जो भी मनी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड किसी भी प्रिंसिपल को चेंज करने से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न है तो उसके लिए भी पहले उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो भी बेसिक फंडामेंटल्स दिए गए हैं उनको अलग से स्पेसिफाइड किया गया है। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी जैसे कि स्टूडेंट जो हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से सेंटर और स्टेट के बीच में जो कुछ फंड्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है और उनको ग्रांट्स के रूप में स्टेट्स को भी दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि जो मनी का जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है अगर उसे अफेक्ट या चेंज करने की कोशिश पार्लियामेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है तो उसके लिए पहले उसे हमारे प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट इसमें एक और प्रोविज़न दिया गया है कि अगर सेंटर के द्वारा किसी भी स्पेसिफाइड टैक्स या किसी भी स्पेसिफाइड ड्यूटी में कोई भी सरचार्ज इम्पोज करना है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न्स हैं उसके लिए पहले उसे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी होगी। बेसिकली स्टूडेंट जो सरचार्ज होता है उसका मीन्स है टैक्स ऑन टैक्स, यानी अगर किसी भी टैक्स के ऊपर जो अलग से जो टैक्स लगाया जाता है उसको कहा जाता है सरचार्ज। और यहाँ पर कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट में सेंटर कोई भी ऐसे किसी भी स्पेसिफिक टैक्स या स्पेसिफिक ड्यूटी के ऊपर अगर कोई भी सरचार्ज को इम्पोज करती है, टैक्स ऑन टैक्स लगाया जाता है किसी भी टैक्स के ऊपर या फिर किसी भी ड्यूटी के ऊपर कोई टैक्स लगाया जाता है या कोई भी सरचार्ज लगाया जाता है बेसिकली, तो उस पर उसके लिए पहले जो सेंटर गवर्नमेंट है या जो पार्लियामेंट है उसको पहले हमारे प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना होगा। उसके बाद ही किसी भी स्पेसिफिक टैक्स या ड्यूटी पर सरचार्ज को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा, उसके लिए पहले अगर सरचार्ज को इम्पोज करना है किसी भी टैक्स या ड्यूटी के ऊपर सेंटर के द्वारा तो पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी होगी।
तो स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो स्टेट्स के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन को इम्पॉर्टेंट माना गया है। हमने यहाँ पर देखा कि जैसे कोई भी जो बिल हैं जो कि स्टेट के फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो भी एग्रीकल्चरल इनकम है उससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न्स हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसका जो भी इम्पोजिशन है, एग्रीकल्चर इनकम का जो भी कलेक्शन है, उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके सारे राइट्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं और इस पर सेंटर अपना जुरिस्डिक्शन ना कर पाए या फिर कर भी पाए स्टेट इंटरेस्ट में, तो उसके लिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी रिकमेंडेशन को मैंडेटरी माना गया है। और साथ ही स्टूडेंट जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने के जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनका वायलेशन ना हो, या फिर सेंटर कभी भी किसी स्टेट के साथ किसी भी प्रकार का जो फाइनेंशियल जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, इसके लिए भी इन प्रोविज़न्स को किया गया है, जिससे कि स्टेट्स के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो और अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।